वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में। हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर हमें सैंपल चूज करना पड़ता है और ये जो सैंपल चूज करने का तरीका है इसको ही कहा जाता है सैम्पलिंग मेथड। यानी कि सैम्पलिंग मेथड में हम पॉपुलेशन से जो भी लोगों के ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं उनसे अलग अलग तरीके से सैंपल चूज करते हैं। इसी को हम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। सैम्पलिंग मेथड बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। आज के इस क्लास में सैम्पलिंग मेथड को हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्लास है, ये बहुत सिंपल लग सकती है, लेकिन हम अक्सर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में इसको ही गलत करके आ जाते हैं। ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि ये सिंपल चीज़ें ही वो लोग गलत करते हैं, क्योंकि वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको सब कुछ पता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें कि एक सैंपलिंग मेथड दूसरे सैंपलिंग मेथड से किस वजह से अलग है, ये सारी चीजें उनको पता नहीं होता है। तो जरा केयरफुली ये क्लास को देखिएगा। चीजें बहुत आसान है, लेकिन हमें थोड़ा इसको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो आज के क्लास में अलग अलग तरीके का सैंपलिंग मेथड के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है, फिर अलग अलग तरीके का टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड के बारे में देखेंगे, जहां पर हम बेसिकली नॉर्मली दो तरीके का सैंपलिंग मेथड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम 4 तरीके का सैंपलिंग मेथड को पढ़ने वाले हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में 5 तरीके का सैंपलिंग मेथड को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे चीजें हैं जो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें सैंपलिंग मेथड को जानने से पहले हमें थोड़ा जानना होगा सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है। जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन या फिर इंडिया की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये पॉपुलेशन है हमारा रिसर्च का पॉपुलेशन। जो भी लोग हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में स्टडी करना है, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होंगे उनको हम पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे। यहाँ पर इस जगह से बाहर इंडिया के अलग अलग हिस्सों में या फिर वर्ल्ड के अलग हिस्सों में कौन लोग हैं, ये हमारा पढ़ने का विषय नहीं है, ये हमारा रिसर्च का पर्पस नहीं है। हमारा रिसर्च का पर्पस है नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको हम स्टडी करेंगे। इस वजह से हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग। अब यहाँ पर हमारा दूसरा टर्म है सैंपल। सैंपल ये पॉपुलेशन से जब हम कोई एक रिप्रेजेंटेटिव कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम कहते हैं सैंपल। यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास 10 लाख लोग हैं तो आप इन 10 लाख लोगों में से हर किसी से डाटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर बहुत सारे दिक्कतें हैं, जैसे आपको पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इन सारे रीज़न के वजह से हम एंटायर पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लेते हैं और ये सैंपल को स्टडी करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर रिसर्च में हमें ये सारी चीज़ें मिली है। यानी कि सैंपल जब चूज करेंगे तो एक बहुत ही केयरफुल होकर हमें चूज करना पड़ता है और एंटायर पॉपुलेशन में से हमें कुछ लोगों को चुनना पड़ता है, कुछ सैंपल को चुनना पड़ता है जिसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। अब ये जो सैंपल हम चूज करेंगे, जो भी तरीके से इस सैंपल को हम पॉपुलेशन से चूज करने वाले हैं, इसको कहा जाता है सैंपलिंग मेथड। यानी कि सैंपल चूज करने का तरीका को सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं या फिर सैंपल को हम हमारे पॉपुलेशन का सैंपल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली हम दो हिस्सों में सैंपलिंग मेथड्स को डिवाइड करते हैं। एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सारे सैंपलिंग है जहां पर हर किसी का इक्वल चांस होता है इस सैंपल का हिस्सा होने में। यानी कि यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और हर जो इंसान है उसका इक्वली चांस है कि वो सैंपल का हिस्सा बन पाए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम नॉर्मली 4 तरीके का सैंपलिंग देखते हैं, रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सारे सैंपलिंग मेथड है जहाँ पर
पॉपुलेशन के जो भी लोग हैं, हर किसी का इक्वली चांस नहीं होता है इस सैंपल में रिप्रेजेंट होने का। यहाँ पर बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे रिसर्चर वो किसको चूज करना चाहता है, उसको किसकी ज़रूरत है, या फिर उसके आसपास कौन लोग हैं। यहाँ पर जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से सैंपल से, पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट कर लेता है। इस तरीके का सैंपलिंग को हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंट, पर्पसिव, कोटा, स्नोबॉल। ये जो सारे सैंपलिंग है, ये मेथड को हम एक एक करके अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक पिक्चर है जहां पर कुछ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड दी गई है और पिक्चर के द्वारा इसको आप लोगों को समझाया गया है। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को चीज़ें एक जगह पर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब धीरे धीरे हम सारे सैंपलिंग मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में हम पहले देख लेते हैं। ये एक ऐसा सैंपलिंग मेथड है जहां पर जो भी मेंबर होता है, पॉपुलेशन का हिस्सा होता है, उसका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, यानी कि वो सैंपल होने का इक्वली चांस होता है। यहां पर नॉर्मली जब भी कोई रिसर्च किया जाता है उस पर ज्यादातर टाइम इस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ही यूज किया जाता है। यानी कि अगर हमें पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए कि जो हमारे पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करेगा, तब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करते हैं। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से ही हमें सबसे अच्छा जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो मिलता है जो हमारे एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर नॉर्मली हम 4 तरीके का प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखते हैं। ये तरीके हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। पहला है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, यानी कि ये सबसे प्योर है। नॉर्मली रैंडम सैंपलिंग को ही हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कह सकते हैं। अब ये रैंडम सैंपलिंग को बहुत बार लॉटरी मेथड भी कहा जाता है। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम जो चूज करते हैं सैंपल, ये अनबायस्ड होता है, यानी कि जो भी लोग हैं इनमें से किसी भी इंसान को हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पर रैंडमली लोगों को चूज किया जाता है। आप लोग लॉटरी तो देखे ही होंगे, वहां पर लॉटरी में जब बहुत सारे बॉल्स डाले जाते हैं उसमें से कोई एक चूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी बॉल आ सकता है। इसी तरीके से रैंडम सैंपलिंग में आप किसी भी इंसान को चूज कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मली लॉटरी की तरह या फिर रैंडम नंबर जनरेशन की हिसाब से लोगों को चूज किया जाता है। अब रैंडम सैंपलिंग में पहले हमारा एक डिफाइंड पॉपुलेशन होना जरूरी है, फिर हमें कौन सा सैंपल साइज चाहिए। जैसे हमारे पास 10 लाख लोग हैं, हम सैंपल कितने लोगों का लेंगे? अगर हमें पता चल जाए कि हमें 10,000 सैंपल लेना है तो 10,000 लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रैंडमली हम लॉटरी की जैसे तरीकों से, अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से रैंडमली हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद ये जो सैंपल है, सैंपल से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर हम 10,000 लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद हम कहेंगे कि ये जो 10 लाख लोग हैं, जो हमारा एंटायर पॉपुलेशन है, इसको ये सैंपल रिप्रेजेंट करेगा, जिसके द्वारा हर इंसान क्या चाहता है या फिर जो भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, अगर हम एजुकेशन उनका किस तरीके का है ये अगर पता लगाना चाहे तो हम ये देखेंगे कि ये जो 10,000 लोग हैं उनका एजुकेशन का सिस्टम किस तरीके का रहा है, और इसी को हम जनरलाइज कर देंगे एंटायर पॉपुलेशन में, यानी कि पूरे के पूरी जो पॉपुलेशन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाएगा ये सैंपल। दूसरा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग को nth नेम सिलेक्शन टेक्निक भी कहा जाता है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में यहाँ पर हम लोगों को नंबर दे देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पॉपुलेशन को नंबर में दे देते हैं, और यहाँ पर हर nth टर्म को या फिर nth जो नेम है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 10 लोग दिए गए हैं। हमारा
पॉपुलेशन है 10 लोग, हमें 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो सेकंड इंसान है, हर दूसरे इंसान को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर सिस्टमेटिक सैंपलिंग में हम nth नेम सिलेक्शन के हिसाब से, यानी कि nth टर्म को, हर nth व्यक्ति को हम सिलेक्ट करते हैं। ये नंबर 2 भी हो सकता है, नंबर 5 भी हो सकता है, ये हमारे सैंपल साइज के अकॉर्डिंग। अगर हमें 10 लाख लोगों में से सिर्फ 10,000 लोगों को चूज करना है तो हम किनको चूज करेंगे? 100 में से सिर्फ एक इंसान को चूज करेंगे। इस तरीके से सिस्टमेटिक सैंपलिंग में ये सीरियल वाइज लोगों को रख दिया जाता है, उसमें से जो भी हमें चाहिए उस हिसाब से हम सीरियल से उठा लेते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है वो सैंपलिंग मेथड में सबसे बेहतर तरीके का सैंपलिंग मेथड है, यानी कि यहाँ पर जो सैंपलिंग एरर है वो बहुत कम हो जाता है। अब सैंपलिंग एरर बेसिकली होता क्या है? हम जब भी सैंपल चूज कर सकते हैं, अगर हमें नॉर्थ ईस्ट को स्टडी करना है तो हम यहाँ पर रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन रैंडमली सिलेक्ट करने से क्या होता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि 10,000 लोगों को आपको सिलेक्ट करना हो और 5,000 जो है वो बच्चे आ गए हैं, यानी कि बच्चे 5,000 आप सिलेक्ट कर लिए हैं, तो क्या ये आपका एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा। इस वजह से हमारा जो सैंपलिंग एरर है वो दिखाई दे सकता है, यानी कि सैंपलिंग में गड़बड़ी के वजह से हमारा रिसर्च में प्रॉब्लम आ सकता है। और ये चीज से उभरने के लिए जो सैंपलिंग मेथड यूज किया जाता है वो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड में पहला एक पॉपुलेशन होता है हमारा, और उस पॉपुलेशन को बहुत सारे स्ट्राटा में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एंटायर पॉपुलेशन में आप कुछ मेल ले लेंगे, यानी कि स्ट्रेटा में डिवाइड कर देंगे। कुछ मेल एक स्ट्रेटा है, फिर फीमेल एक स्ट्रेटा हो जाएगी, फिर जो चाइल्ड मेल है वो एक हो जाएंगे, चाइल्ड फीमेल जो है वो अलग हो जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग स्ट्राटा में आप डिवाइड कर देंगे, और इस स्ट्राटा से, हर स्ट्राटा से यानी कि हर एक ग्रुप से आप कुछ लोगों को रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो सिलेक्शन है इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। आप लोग देख सकते हो कि आखिर में हर ग्रुप से 4-4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है, यानी कि ये जो सैंपल है ये आपका एंटायर पॉपुलेशन को और भी बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। अब स्ट्रेटा सैंपलिंग में हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो स्ट्राटा है, स्ट्राटा में हम अलग अलग कास्ट ग्रुप को भी रख सकते हैं, अलग अलग क्लास ग्रुप को भी रख सकते हैं। ये हमारे रिसर्च के पर्पस के हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। फिर जो सैंपलिंग मेथड है वो है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में रिसर्चर अपने ज़रूरत के हिसाब से पहले जो पॉपुलेशन है उनको कुछ क्लस्टर में डिवाइड कर लेता है। क्लस्टर यानी कि कुछ ग्रुप्स में पहले से ही डिवाइड कर लेता है। पहले से ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ ग्रुप फॉर्म कर लिए गए हैं, और ये जो ग्रुप्स है इन ग्रुप्स में से जब रैंडमली कोई ग्रुप को चूज कर लिया जाएगा तब इसको कहा जाएगा क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। यानी कि पहले पॉपुलेशन में से क्लस्टर्स, अलग अलग क्लस्टर यानी कि ग्रुप्स बनाए गए, और उन ग्रुप्स से, उन क्लस्टर्स से जब रैंडमली कुछ क्लस्टर्स को चूज कर लिया जाएगा तब इसको कहा जाएगा क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। अब क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग भी 2 तरीके के होते हैं। एक है सिंपल क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग और दूसरा है मल्टी स्टेज क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। यानी कि यहाँ पर सिंगल स्टेज में सिर्फ यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया है एक ही तरीके का स्ट्राटा बनाया जाता है, उससे सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो मल्टी स्टेज है वहाँ पर अलग अलग स्टेजेस में अलग तरीके का क्लस्टर बनाए जाते हैं और वहाँ से चूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये चारों जो सैंपलिंग मेथड है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो वो और भी बेहतर हो जाए। पहला है हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जहां पर रैंडमली हम कोई भी एक इंसान को चूज कर सकते हैं, हर किसी का इक्वली ही चांस रहेगा। फिर सिस्टमेटिक सैंपलिंग में हम हर
एक nth टर्म को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर जैसे आप लोग देख सकते हो, पहले है 2, 2 के बाद फिर इसके साथ 3 जोड़कर 5, 5 से 8, 8 से 11, इस तरीके से सिस्टमेटिकली लोगों को चूज किया जाता है, यानी कि हर nth व्यक्ति को यहां पर चूज किया जाता है। फिर है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम पहले एक स्ट्राटा बना लेते हैं, यानी कि ग्रुप्स बना लेते हैं, और उन ग्रुप्स में से लोगों को जब हम चुनते हैं उसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। और क्लस्टर सैंपलिंग में यहाँ हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का ग्रुप्स बना लेते हैं, और इन ग्रुप्स में से जब कोई एक ग्रुप या फिर 2 ग्रुप को हम चुनते हैं, इसको कहा जाता है क्लस्टर सैंपलिंग। अब आशा करता हूं इसमें आप लोगों को और कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें सिंपल है, लेकिन आप लोग जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी सिंपल चीजों को हम गलत करके आ जाते हैं। अब देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक ऐसा सैंपलिंग टेक्निक है जहां पर रिसर्चर सैंपल को चूज करता है अपने जजमेंट के हिसाब से, यानी कि उसको जिस तरीके के लोगों की जरूरत है उसके हिसाब से जब रिसर्चर सैंपल को चूज करता है, इसको कहा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में जो भी एंटायर पॉपुलेशन के लोग हैं, हर किसी का इक्वल चांस नहीं होता है यहां पर चूज होने का, यानी कि यहां पर रिसर्चर अपने जरूरत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को चूज करता है। इस वजह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इतना बेहतर तरीके का प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जहां पर हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करना पड़ता है। जैसे हम अगर कोई भी सीक्रेट केस को स्टडी करना चाहते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा चीज जिससे लोगों को हानि पहुंच सकती है, जैसे अगर हम ड्रग एडिक्ट या फिर एल्कोहलिक या फिर मर्डरर, चोर, डकैत, इन सारे लोगों को जब हम स्टडी करेंगे, यहां पर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर कन्वीनियंटली हमें हर किसी को हम नहीं देख पाते हैं। आप हर किसी चोर को नहीं जान पाते हो, इस वजह से आपको कन्वीनियंट के हिसाब से, आपके जरूरत के हिसाब से आप जिसको पा रहे हो उसको ही सिलेक्ट कर रहे हो। इस तरीके से ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसमें हर इंसान का इक्वल चांस नहीं होता है पार्टिसिपेशन का। यहां पर 5 तरीके का नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है: कन्वीनियंस, जजमेंट, पर्पसिव, कोटा, स्नोबॉल। ये सारे सैंपलिंग को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग एक ऐसा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है जहां पर जो रिसर्चर है वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लोगों को चूज करते हैं, यानी कि जो भी लोग अवेलेबल है उसके पास, कन्वीनियंटली अवेलेबल हो रहे हैं, जो उसके पास है उनको ही जब सिलेक्ट कर लेता है, तब इसको कहा जाता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। यहां पर जो रिसर्चर है वो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करता है या फिर इतना ज्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करता है, उसके पास जो भी लोग अवेलेबल है उनको ही वो चूज करके सैंपल तैयार कर लेता है। इस तरीके का सैंपलिंग को कहा जाता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। फिर है जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग में जो भी रिसर्चर है वो अपने जजमेंट के हिसाब से लोगों को चूज कर लेता है, यानी कि उसे जिस तरीके का सैंपल चाहिए, उसे जिस तरीके का लोगों को चाहिए, उस तरीके का लोगों को वो सिलेक्ट कर लेता है। इसको कहा जाता है जजमेंट सैंपलिंग। और तीसरा जो सैंपलिंग मेथड है पर्पसिव सैंपलिंग। यहां पर जब कोई रिसर्चर अपने पर्पस के हिसाब से, अपने इंटेंशन के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करता है, इसको कहा जाता है पर्पसिव सैंपलिंग। यहां पर ज्यादातर टाइम किसी स्पेसिफिक थीम को या फिर जो भी लोग हैं इनको जब हम रीच नहीं कर पाते हैं हर किसी इंसान को, तब हम पर्पसिव सैंपलिंग यूज कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ हमारा पर्पस को फुलफिल करने के जो भी लोगों की जरूरत है, यहां पर पर्पसिव सैंपलिंग में हम यहां पर यूज कर लेते हैं। बहुत सारे टाइम जजमेंट सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। जजमेंट सैंपलिंग में भी जो रिसर्चर है वो अपना जजमेंट यूज करके लोगों को सिलेक्ट करता है, और पर्पसिव सैंपलिंग में जो लोगों को है वो अपने पर्पस के हिसाब से सिलेक्ट करता है। यहां पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि एक रिसर्चर है, वो अपने जरूरत के हिसाब से, जजमेंट या फिर पर्पस के हिसाब से वो लोगों को सिलेक्ट कर रहा है।
अब हम देखते हैं कोटा सैंपलिंग। अब कोटा सैंपलिंग, कोटा जो नाम है ये आप लोगों ने पहले सुना होगा। कोटा हम नॉर्मली जब SC ST OBC ये सारे कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, जब भी कोई हम एजुकेशन में एडमिशन लेने जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, या फिर जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, तब हमें ये कोटा सिस्टम देखने को मिलता है। कोटा सिस्टम यानी कि पहले से ही कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि हम उन्हीं लोगों को उस ग्रुप में रखेंगे, यानी कि कुछ अलग अलग तरीके का ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। एक SC है, एक ST है, UR कैटेगरी है, यहाँ पर हम ST से इतने लोग सिलेक्ट करेंगे, SC से इतने लोग सिलेक्ट करेंगे, OBC से इतने लोग सिलेक्ट करेंगे। ये पहले से ही हमारा कोटा बना हुआ होता है। अब ये कोटा हम सैंपलिंग में भी यूज करते हैं, यानी कि ये कोटा सैंपलिंग मेथड है। यहां पर कोटा सैंपलिंग मेथड में एंटायर पॉपुलेशन से कुछ ग्रुप्स को बना लिया जाता है, कुछ सब ग्रुप बना लिया जाता है, जैसे हम नॉर्मली स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में करते हैं। अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग स्ट्राटा में डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरीके से कोटा सैंपलिंग में भी इसी तरीके से अलग अलग स्ट्राटा को बना लिया जाता है। अब ये स्ट्राटा को बनाने के बाद, अलग अलग ग्रुप्स को बनाने के बाद, जब रिसर्चर अपना जजमेंट यूज करके लोगों को सिलेक्ट करता है, यानी कि जो भी ग्रुप्स को वो सिलेक्ट करेगा, उस स्ट्राटा से लोगों को सिलेक्ट करेगा, वो अपने कॉन्वेनिएंट के हिसाब से या फिर जजमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करेगा। इस तरीके का सिस्टम को हम कहते हैं कोटा सैंपलिंग। जैसे आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हो कि एक एंटायर पॉपुलेशन है, यहाँ पे से सिर्फ जो भी मेल है 40 अबव के है उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, यानी कि ये कोटा के बेसिस पे इनको सिलेक्ट कर लिया गया है। इस तरीके का सैंपलिंग को कहा जाता है कोटा सैंपलिंग। अब देखते हैं आखिरी हमारा सैंपलिंग मेथड, स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें भी हम आंसर को गलत करके आ जाते हैं। अब ये स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है? आप लोगों ने स्नोबॉल का नाम सुना है, आप लोग शायद टीवी में देखते होंगे कि लोग बर्फ के गोले से खेलते हैं। जो बर्फ के देश है जहां पर बर्फ पाए जाते हैं वहां पर लोग बर्फ से खेलते हैं। अगर यहां पर बर्फ को एक जगह से छोड़ दिया जाए, एक गोले को छोड़ दिया जाए, तो वो बाकी और भी बर्फ को लेकर नीचे आता है, यानी कि वो जो गोला है, बर्फ का गोला है, वो धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा होता जाता है। इसी तरीके का जो सैंपलिंग है इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग को चेन सैंपलिंग या फिर रेफरल सैंपलिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने चेन मार्केटिंग का नाम तो सुना है। यहाँ पर आप अगर 3 लोगों को ऐड करोगे, उनको आगे बोल देना और 3 लोगों को ऐड करें, इस तरीके का बातें आपने सुनी ही होगी। यहाँ पर इस चीज को कहा जाता है चेन सैंपलिंग या फिर रेफरल सैंपलिंग। इसी चीज को स्नोबॉल सैंपलिंग भी कहा जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है, जहां पर रिसर्चर पहले कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है और बाद में वो लोग जो रिसर्च का हिस्सा है वो ही नेक्स्ट जो लोग हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जब हम एलाइट सेक्शन के लोगों को स्टडी करते हैं या फिर जो भी क्रिमिनल्स है जब उनको स्टडी करते हैं, इस तरीके का स्नोबॉल सैंपलिंग यूज करते हैं। यहाँ पर पहले अगर हमें कोई यहाँ पर क्रिमिनल को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, एक क्रिमिनल गैंग को या फिर ग्रुप को स्टडी करना चाहते हैं, तो हम क्रिमिनल को डायरेक्टली उनको जाकर स्टडी नहीं कर सकते हैं। इस वजह से पहले हम एक इंसान को पकड़ेंगे जो जाकर बाकी क्रिमिनल्स के बारे में मुझे बताएगा, फिर वो जो क्रिमिनल्स है वो आगे के क्रिमिनल्स के बारे में बताएंगे। इस तरीके से हमारा रिसर्च एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चेन में आगे बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से हम चेन मार्केटिंग में देखते हैं, इसी तरीके से यहां पर चेन सैंपलिंग या फिर स्नोबॉल सैंपलिंग में जो लोग ही है वो ही आगे के लोगों को रिक्रूट करते हैं। इस तरीके का सैंपलिंग को कहा जाता है सैंपलिंग मेथड। यहां पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि रिसर्चर है। रिसर्चर इनिशियली 3 लोगों को सिलेक्ट करते हैं और ये जो 3 लोग हैं ये बाकी लोगों को सिलेक्ट करते हैं। इस तरीके से सैंपल धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। यहां पर रिसर्चर ने सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट किया है, लेकिन ये
तीन जो लोग हैं वो बाकी लोगों को रिक्रूट करते हैं, वो बाकी लोग आगे और भी लोगों को रिक्रूट करते हैं। इस तरीके का कैसे जो चेन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, स्नोबॉल जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, सैंपल भी बड़ा होता जाता है। इस तरीके का सैंपल को स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम ये सारे जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। पहले है कॉन्वेनियंस सैंपलिंग। यहां पर जो भी लोग रिसर्चर के आमने सामने है उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है अपने कॉन्वेनियंट के हिसाब से। फिर है पर्पसिव सैंपलिंग, जिसको हम जजमेंट सैंपलिंग भी कह सकते हैं। यहां पर रिसर्चर अपने पर्पस के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करता है। फिर है स्नोबॉल सैंपलिंग, जहां पर रिसर्चर पहले कुछ लोगों को रिक्रूट करते हैं और वो लोग बाकी आगे लोगों को रिक्रूट करते हैं। फिर हम देखते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में यहां पर अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, यानी कि अलग अलग स्ट्राटा बना दिए जाते हैं, जिस तरीके से हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में करते हैं। और उस ग्रुप से लोगों को चूज किया जाता है जजमेंट या फिर कॉन्वेनियंस के हिसाब से। जब रिसर्चर अपने पसंद के हिसाब से उन कोटा में से या फिर स्ट्राटा में से लोगों को सिलेक्ट करेगा, इसको कहा जाता है कोटा सैंपलिंग। तो आप लोगों को ये सारे जो चीजें हैं वो आशा करता हूं पता चल चुका है और अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये सिंपल चीज़ें हैं लेकिन हम एग्जाम में इसको गलत कर लेते हैं, इस वजह से ज़रा अच्छी तरीके से एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ये जो वीडियो है या फिर मेरा चैनल है इसको स्नोबॉल की तरह या फिर चेन सैंपलिंग की तरह आगे लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, उनको भी बोल दीजिएगा कि आगे लोगों को शेयर कर दें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।